अभी जो हाल में COP26 हुआ था ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें इंडिया ने एक बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। और उस डिसीजन में इंडिया ने ये बोला है, इनफैक्ट PM जो मोदी जी हैं वो गए थे COP26 में, और उन्होंने ये कमिटमेंट लिया है कि 2070 तक आते आते, मतलब 2070 आते आते, इंडिया जो है वो नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लेगा। मतलब 2070 आते आते इंडिया नेट जीरो टारगेट को अचीव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कार्बन हम इमिट करेंगे ना, उतना ही कार्बन हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब टोटल जो कार्बन का इमिशन होगा वो जीरो हो जाएगा। 2070 आते आते इंडिया जितना कार्बन इमिट करेगा, जितना कार्बन का इमिशन होगा, उतना ही कार्बन को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसा इंडिया ने 2070 का टारगेट दिया है COP26 में। हालांकि स्टार्टिंग में कहा जाता था कि इंडिया बहुत हेजिटेंट था और ये डिसीजन लेना नहीं चाहता था, क्योंकि इंडिया का ऐसा मानना था, जो मेरे मेरे हिसाब से भी सही है, इंडिया का ऐसा मानना था कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और सबसे ज्यादा इमिशन वही करती हैं। क्योंकि जो कंट्री जितनी ज्यादा डेवलप्ड है, उतना ज्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज वहां पे हो रहा है, उतना ज्यादा उसका इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, उतनी ज्यादा उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो उसके लिए पावर कंजम्पशन की जरूरत होती है। पावर कंजम्पशन कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों से आता है। तो इंडिया ये कह रहा था कि हम लोग तो डेवलपिंग फेज में हैं, तो अभी हमको, यदि हमने कार्बन पे कंट्रोल कर लिया तो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कम हो जाएगी। तो कार्बन इमिशन कम करने की पहली प्रायोरिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड नेशन का होना चाहिए, मतलब यूरोपियन कंट्रीज का होना चाहिए। इंडिया अभी तक ऐसा कहते आ रहा था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया काफी ज्यादा हेजिटेंट था इनिशियली। लेकिन इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, और उस प्रेशर की वजह से आके इंडिया ने भी ये टारगेट रखा है कि 2070 तक हम भी जो है कार्बन नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लेंगे। ये पहली बात हो गई। अब राइटर ये बताते हैं कि ये होगा कैसे। इसके लिए बहुत सारे प्लांटेशन हमको करने पड़ेंगे, और फॉरेस्टेशन को रिस्टोर करना पड़ेगा। इन्होंने दो बात कही है, एक तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की बात कही है और डिफॉरेस्टेशन की बात कही है। इन दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब तो बहुत सिंपल हुआ कि जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन उसी को कहते हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी इकोसिस्टम की वैल्यूज है ना, जो इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है फॉरेस्ट की तरह, फॉरेस्ट के द्वारा जो आपको इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कराया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। और वो कमी क्यों आती है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर्स राइटर ये लिखते हैं कि जैसे कोई इंसेक्ट्स है, उसने किसी प्लांट में कोई डिजीज पैदा कर दिया, तो हो सकता है उस प्लांट की पत्तियां नहीं आएंगी, और जब पत्तियां नहीं आएंगी तो ऑब्वियसली वो कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इंडिया में फॉरेस्ट उगाने से ज्यादा जरूरी है, ऐसा राइटर बताते हैं कि इंडिया में फॉरेस्ट उगाने से ज्यादा जरूरी है कि जो डिग्रेड डिग्रेड हो चुका है ना, जो फॉरेस्ट, उसको हम फिर से अच्छा करें। और अलग अलग उसके लिए उन्होंने सजेस्टिव अप्रोच बताए हैं, जिसपे हम डिस्कस करेंगे। हालांकि उन्होंने कुछ डेटा भी दिया है। एक डेटा तो इन्होंने ये दिया है कि लास्ट 6 ईयर्स में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट हमारा और इंक्रीज हुआ है, जो अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी की जो लैंड है ना, वो 1989 में थी 2,57,409। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1989 में ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी थी 2,57,409, जो अभी 2019 में, मतलब 30 साल के बाद हो गया है 3,04,499। अब ये ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी है क्या? आपको आपको लग रहा होगा कि ये तो फॉरेस्ट की बात है और बढ़ा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी का डिफिनीशन है ऑल फॉरेस्ट लैंड्स विथ पुअर प्लांटेशन। मतलब कि डिग्रेडेशन की बात की जा रही है कि जो एक्चुअली में फॉरेस्ट होना चाहिए, जो इकोसिस्टम फॉरेस्ट को प्रोवाइड करना चाहिए, उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये पहले 2 लाख, 2.57, मतलब 2.5 लाख था, अब ये 3 लाख के आसपास हो गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि एवरी ईयर 1.5 लाख, 1.57 लाख हेक्टेयर जो है वो डिग्रेड हो रहा है आपका फॉरेस्ट। तो इस पे हमको काम करने की ज्यादा जरूरत है। और इसका रीजन उन्होंने बताया है, रीजन बहुत सारा है। रीजन ग्रेजिंग है, रीजन फॉरेस्ट फायर है, घर बनाने के लिए लोग जंगल को साफ कर देते हैं, खेती करने के लिए साफ कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और 1980 से लेके अभी तक इन्होंने बताया है कि 1.5 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है,
उसको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर लिया गया है और 1.48 मिलियन जो हेक्टेयर लैंड है उसको इनक्रोचमेंट कर लिया गया है। मतलब कि इनक्रोचमेंट इसलिए किया गया है कि इंडिया में शायद पॉवर्टी ज्यादा है, तो लोगों को अपनी लाइवलीहुड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जंगल पे डिपेंड रहना पड़ता होगा, तो शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो ये वाली कहानी है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं राइटर। 1988 में एक पॉलिसी आई थी जिसको कहते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इन्होंने दो काम किया था इस पॉलिसी में। 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी जिसमें दो काम किया गया। एक तो इन्होंने ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी ये कहता है, इसका कॉन्सेप्ट कि जो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये स्टेट के साथ साथ वहां की लोकल कम्युनिटी है, उनको उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करने की जरूरत है। इस पूरे आर्टिकल में मैं आपको बता दूं तो लोकल कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कराने की ही बात कही गई है, तभी हम जाके फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये 1988 में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी जिसमें ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, इसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको लोकल कम्युनिटी की हेल्प से ही फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ऐसा उस पॉलिसी में लिखा हुआ था। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज दिया था, फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एजेंसी या फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। इसको मैं एक एग्जांपल के तहत समझाता हूँ। फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी क्या होता है? सपोज दैट एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कहीं पे भी है, फॉरेस्ट ये मान लीजिए कहीं है, तो उसको देखो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एनजीओ लगा हुआ है, सपोज दैट कोई इन्वायरमेंटलिस्ट लगा हुआ है, उसके बाद सरकार भी लगी हुई है, या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर लगा हुआ है, या कोई लोकल, जो वहां के लोकल लोग हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगे हुए हैं। और ये सब अपने अलग अलग तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइटर का ये कहना है कि इन सबको कंसोलिडेट कर दिया जाए, और यही कहा भी गया था इस फॉरेस्ट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी में, कि ये सारे जो स्टेक होल्डर्स है ना, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, चाहे वो गवर्नमेंट हो गया, चाहे वहाँ की लोकल कम्युनिटी हो गई, चाहे एनजीओ हो गया, इन सबको कंसोलिडेट करना है, सबको एक साथ आके प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सब अपने अपने तरीके से करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। और इसी पे उन्होंने बोला है कि अभी तक टोटल ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो टोटल 1,18,000 है, और ये मिल के 25 मिलियन हेक्टेयर को प्रोटेक्ट कर रही हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि बहुत सारी ऐसी एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो हमको हेल्प करती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सब काफी ज्यादा हमको फॉरेस्ट को डेवलप करने में हेल्प कर रही हैं। इसी तर्ज पे इंडिया ने एक इको डेवलपमेंट कमिटीज भी बनाई थी जो नेशनल पार्क को, टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने की बात कह रहा था। अब लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि अभी का जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना, वो थोड़ा खराब है। वो क्या है कि अभी ये लोग ना लोकल कम्युनिटी से नहीं पूछ रहे हैं कोई भी चीज, उनसे कंसल्ट कर रहे हैं तो नाम नाम का कंसल्ट करते हैं, कोई पॉलिसी पे किसी तरीके की बात नहीं की जा रही है। और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, या फायर मैनेजमेंट हो गया, या कैंपा का नाम लिया इन्होंने, CAMPA। कैंपा का फुल फॉर्म होता है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इन सब में ये लोग किसी भी तरीके से लोकल कम्युनिटी से पार्टिसिपेट, लोकल कम्युनिटी से हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो लास्ट में राइटर यही बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको लोकल कम्युनिटी को पार्टिसिपेट, सजेस्टिव अप्रोच में वही बोलते हैं कि लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इंश्योर करना। और इसके साथ साथ उन्होंने तेलंगाना मॉडल का एग्जांपल दिया है, जो उन्होंने ग्रीन फंड स्टार्ट किया है। उस ग्रीन फंड में उन्होंने लोकल कम्युनिटी को बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन करने को बोला है, और उनके हेल्प से वहां पे काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचा है। तो दूसरे स्टेट्स को भी तेलंगाना के मॉडल को रेप्लिकेट करने की जरूरत है। आर्टिकल